हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी, क्योंकि वो भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो डिसिप्लिन से बिल्कुल बैठ जाओ और कॉपी पेन निकाल के बैठो, क्योंकि आज करने हमें बिल्कुल बोर्ड लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों। ठीक है, जो कि पेपर में हमेशा रिपीट होते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक जानकारी देता हूं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 5, ठीक है, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 जो है वो भी ठीक है, वो इतने लेवल का नहीं है। लेकिन पार्ट नंबर 5 में ओम्स लॉ है और रेसिस्टेंस के बारे में मैंने आपको समझाया है। तो जिसने पार्ट 5 ना देखा हो वो एक बार पार्ट 5 को देख लीजिए, उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग न्यूमेरिकल करने के लायक होंगे। तो ये है बात। ठीक है, तो इसी के साथ साथ देखो ऐसा है कि न्यूमेरिकल्स तो करेंगे हम ओम्स लॉ के, लेकिन मैंने आपको एक पैटर्न बताया था पढ़ने का, कि पैटर्न यह है कि जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम जितने भी अभी तक न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं वो न्यूमेरिकल्स पहले राइट डाउन करेंगे, उसका नए न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले राइट डाउन करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूले पढ़ा देता हूं आपको कि अभी तक फिलहाल हमने कितने फॉर्मूले कवर अप कर लिए हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो ऐसा है कि सबसे पहले हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो है पहला फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चों हमने, दूसरा पढ़ा था पोटेंशियल का वर्क डन अपॉन चार्ज पढ़ा था। तीसरा फॉर्मूला मैंने चेंज इन पोटेंशियल पढ़ा था बच्चों, तो वर्क डन अपॉन चार्ज ही होता है ये भी। फिर मैंने फोर्थ फॉर्मूला आपको I इज इक्वल टू Q/T पढ़ाया था। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको करा दिए थे। तो अभी तक फिलहाल हमने इन 4 फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं और न्यूमेरिकल कम से कम हमारे 20 से 25 हो भी चुके हैं। 20 से 25 न्यूमेरिकल शायद हमने कर लिया है अभी तक फिलहाल। ठीक है, अब बच्चों क्या है, अब बच्चों ये है कि हमने ओम्स लॉ पढ़ा, तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए। ओम्स लॉ का फॉर्मूला जिसके ऊपर आज हम करने वाले न्यूमेरिकल्स, ओम्स लॉ का फॉर्मूला। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V बराबर IR, V बराबर IR। ठीक है, V बराबर IR। तो V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, I होता है करंट और R होता है रेसिस्टेंस, R होता है रेसिस्टेंस। तो ये है जी बात। ठीक है, तो इतना आ रहा है ना आपको समझ में, कंफर्म कर दो इतना आ रहा है समझ में, बिल्कुल सही। चलो ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, करंट हो गया I और R हो गया रेसिस्टेंस। इसी के साथ साथ बच्चों मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल समझाना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी होता है कि किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है लेकिन तब भी आप न्यूमेरिकल कर लोगे, कैसे कर लोगे, क्योंकि जो नंबर होगा, नंबर के बगल में बच्चों हर चीज की यूनिट होती है। तो जरा मुझे बता दो कि आपको ये मालूम है कि किस चीज की क्या यूनिट होती है। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे 5 जूल लिखा है बच्चों, 5 वोल्ट लिखा है, 5 एम्पियर लिखा है, 5 कूलम लिखा है और 5 ओम लिखा है। तो जरा आप लोग बता दोगे कि ये जो नंबर के पीछे यूनिट लिखी है किन किन चीजों की लिखी है। अगर आपने ये बता दिया तो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो गया अब आपके लिए। अगर आपने ये बता दिया तो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो गया बच्चों आपके लिए। ठीक है, चलो बता दो। यहाँ पे जो मेरे पास 5 जूल है बच्चों, वो किसके लिए है, वो होता है वर्क डन के लिए। वोल्ट किसके लिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। एम्पियर किसके लिए होता है, करंट के लिए, यानी कि मुझे करंट गिवन है। किसी भी नंबर के पीछे C होगा, C मतलब होता है कूलम्स और कूलम्स मतलब चार्ज बच्चों। किसी के पीछे भी ऐसे ओम बना होगा तो ओम का मतलब होता है बच्चों रेसिस्टेंस, ओम का मतलब होता है रेसिस्टेंस। तो कभी भी ऐसा होता है, बाय चांस कभी भी ऐसा हो जाए कि आपको न्यूमेरिकल पढ़ते साथ आपको चीजों का मालूम ना चले कि न्यूमेरिकल आपने पढ़ लिया लेकिन आपको चीजें एनालाइज नहीं हुई कि क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना है, तो आप नंबर के पीछे यूनिट देख के पता कर सकते हो कि क्या आपको गिवन है और कैलकुलेट करके जो बोला होगा रेसिस्टेंस वर्क डन, वो तो कैलकुलेट करके नॉर्मल इंसान समझ ही जाएगा, है ना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले पहले आप नोट कर लो, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो मैंने ये 2 क्वेश्चन आपके लिए रेडी करे हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा और दूसरा क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करोगे। ठीक है, बिल्कुल प्रॉमिस है आप लोगों से कि प्रॉमिस करो मेरे से कि आप बिल्कुल ये ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है तो एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करोगे एक बार। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है।
तो सबसे पहले यहाँ पे हमको बोला गया है पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट है बच्चों, सेल के जैसे 2 पॉइंट होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का होगा बच्चों। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट ऑफ द वायर कैरिंग करंट, मतलब यहाँ पे एक वायर है मेरे पास और ये वायर के 2 पॉइंट दे रखे हैं। कितने पॉइंट दे रखे हैं? 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है और उस वायर ने 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। उस वायर में कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है बच्चों? 2 एम्पियर का। अगर आपको पढ़ते वक्त समझ में नहीं आया तो आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो कि 2A दिया है और किसी के नंबर के पीछे A होगा, मतलब वो करंट होगा, मतलब वो कौन होगा? करंट होगा। तो एक करंट आपको गिवन है इज 0.1 वोल्ट, इसका मतलब बैटरी कितनी अप्लाई करी है? बैटरी अप्लाई करी है 0.1 वोल्ट। और आपसे कैलकुलेट करने को क्या बोला है? कैलकुलेट द रेसिस्टेंस, यानी कि आपको R निकालने को बोल रहा है बच्चों। आपसे क्या निकालने को बोल रहा है? R निकालने को बोल रहा है। तो सिंपली ना तो मैंने कोई R का फॉर्मूला पढ़ा है ना तो मैंने आपको बताया है। हाँ, हालांकि मैंने आपको एक चीज बताई है कि फॉर्मूला रोटेट करके आप किसी भी चीज का फॉर्मूला बना सकते हो। मैं आपको आदत डलवा रहा हूं कि फॉर्मूला रोटेट करके आप फॉर्मूला बना सको। रटने वाली बात नहीं यहाँ पे कि आप फॉर्मूले रट लो, नहीं तो इसी को घुमा घुमा के फॉर्मूले ऐसे बन जाएंगे, जो फॉर्मूले 20-25 बन जाएंगे तो रट लोगे 20-25 फॉर्मूले एक चैप्टर में, नहीं रट पाओगे। इसलिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं यहाँ पे सिंपली ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाऊंगा। किसका फॉर्मूला लगाऊंगा? ओम्स लॉ, और उसी से ही हमारा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा। देखो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V बराबर IR। ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V बराबर IR। मुझको निकालना क्या है बच्चों? मुझको R निकालना है ना, तो मैं R के टर्म्स में फॉर्मूले को बना दूंगा। अब मैंने बस V बराबर IR पढ़ा है भाई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा? V बराबर IR मैंने लगा दिया, और इसी के साथ साथ मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे रेसिस्टेंस के फॉर्मूले में चेंज कर दूंगा इस फॉर्मूले को। तो मैं रेसिस्टेंस को यहीं पर ही लिख दूंगा, ठीक है। और I को यहां से हटाऊंगा, I को यहां से क्या करूंगा? हटाऊंगा। I और R के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, और जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है वो उधर जाएगी तो डिवाइड में जाएगी, वो उधर जाएगी तो डिवाइड में जाएगी। तो I V के डिवाइड में चला जाएगा, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा बच्चों। R इज इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा। उसके बाद मैं V की वैल्यू डाल दूंगा। V की वैल्यू मुझे दे रखी है 0.1 दे रखी है बच्चों, ठीक है। और मुझे करंट कितना दे रखा है? मुझे करंट 2 एम्पियर दे रखा है। मैं यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा तो आगे कितना नंबर है? आगे एक नंबर है, एक डिजिट है, तो नीचे लग जाएगा बच्चों 0, तो ये बन जाएगा 1/20। अब आपको क्या करना है? डिवाइड। अब डिवाइड में भी काफी बच्चे घपलियत कर देते हैं, क्योंकि बचपन से उन्हें तोता बनाया जाता है कि जो छोटा होता है वो हमेशा बाहर जाता है डिवाइड में, और जो बड़ा होता है वो हमेशा अंदर आता है डिवाइड के। ये 7th क्लास से टीचर बोलना शुरू कर देता है और बच्चा हो जाता है उसी में मगन, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है बच्चों, कॉन्सेप्ट समझो जरा। काफी बच्चे गलती करते हैं। अब अगर रेगुलर क्लास हो रही होती, बच्चे बैठे होते पूरी क्लास में, तो उसमें से कम 5-6 बच्चे ऐसे होते हैं जो गलती कर देते हैं, जो 1 को बाहर ले लेते और 20 को अंदर ले लेते, क्योंकि उनको बचपन से बोला गया है कि छोटा नंबर जो है वो बाहर रहेगा और बड़ा नंबर क्या है? वो अंदर रहेगा। पर बच्चों कॉन्सेप्ट को अब बदलना पड़ेगा आपको। अब आपको कॉन्सेप्ट को बदलना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है डिवाइड का। कॉन्सेप्ट ये है डिवाइड का कि डिवाइड में आपके पास ये एक डिवाइड का सिंबल होता है। अंदर बच्चों न्यूमरेटर होता है। अंदर बच्चों कौन होता है? न्यूमरेटर होता है। और बाहर कौन होता है? बाहर डिनोमिनेटर होता है। अंदर न्यूमरेटर होता है, बाहर डिनोमिनेटर होता है। मैं छोटे बड़े की बात कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स में छोटा बड़ा आता रहेगा, छोटा नंबर बड़ा नंबर आता रहेगा। मैं यहां पे बात कर रहा हूं डिवाइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। तो ऊपर वाला जो नंबर होगा वो हमेशा न्यूमरेटर होता है, वो हमेशा क्या होता है? न्यूमरेटर होता है। और नीचे वाला हिस्सा हमेशा डिनोमिनेटर होता है। नीचे वाला हिस्सा हमेशा डिनोमिनेटर होता है, मीनेटर। तो ये होता है जी। तो ऊपर वाला जो नंबर होगा, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हमें उससे मतलब नहीं है, पर हमें पता है कॉन्सेप्ट वाइज कि ऊपर वाला नंबर हमेशा न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला हिस्सा हमेशा डिनोमिनेटर होता है। और सिंबल क्या होता है? डिवाइड का सिंबल ये होता है कि अंदर न्यूमरेटर जाएगा और बाहर डिनोमिनेटर। ऐसे याद रखना है, छोटा बड़ा करके याद नहीं रखना है, नहीं तो हमेशा गलती होती रहेगी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में। तो यहाँ पे जब मैं इसे डिवाइड करूंगा बच्चों, तो आप बताओ डिवाइड के अंदर कौन जाएगा? अंदर कौन जाएगा? अंदर न्यूमरेटर जाएगा, और न्यूमरेटर कौन है? 1, तो 1 चले गया जी अंदर।
और डिनोमिनेटर बाहर रहेगा, यानी कि 20 रहेगा बाहर, 20 रहेगा बाहर, तो यहाँ पे 0 और पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे 0, लेकिन अभी काम नहीं बनेगा क्योंकि 10 छोटा है और 20 अभी बड़ा है, तो इसलिए मैं एक और 0 बढ़ाऊंगा तो एक और 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पर 100 बन जाएगा। क्या भी काम हो जाएगा? बिल्कुल काम हो जाएगा। तो 25 जा कितना हो जाता है? 100 हो जाता है बच्चों, और ये कट जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आएगा रेसिस्टेंस इज इक्वल टू इन दोनों को डिवाइड करके 0.05। 0.05 क्या आंसर सही है बच्चों? तो अभी फिलहाल के लिए आंसर गलत है, जब तक आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आंसर गलत है। तो बताओ रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मैंने थोड़ा मोबाइल उल्टा कर रखा है, तो हाँ बिल्कुल सही, रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। कितने होती है बच्चों रेसिस्टेंस की यूनिट? ओम। तो यहाँ पे आपको ओम लगाना पड़ेगा, ओम, ठीक है। करंट, अगर करंट निकालते तो एम्पियर लगाना होता, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते तो वोल्ट लिखना होता। तो बच्चों ये कभी लिखना मत भूलना, ये कभी लिखना मत भूलना, ठीक है। तो जहां जहां आप अटक सकते थे वहां पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आप वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करके जरा क्वेश्चन नंबर 2 खुद से ट्राई कीजिए। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन नंबर 2 खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। फिर हम दोनों अपना एक आंसर मैच करेंगे कि आंसर ठीक आ रहा है कि गलत आ रहा है। ओके, तो चलो चेक कर लेते हैं आप लोगों ने आंसर ठीक निकाला है कि गलत निकाला है। तो यहाँ पे मैं पढ़ना शुरू करता हूं दोबारा से न्यूमेरिकल को। आ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी। आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें एक बैटरी लगाई गई है और वो जो बैटरी है वो 24 वोल्ट की है। इसका मतलब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है? 24 वोल्ट। कितना गिवन है? 24 वोल्ट। एंड रेसिस्टेंस ऑफ 60 ओम। इसका मतलब मुझे रेसिस्टेंस कितना दे दिया? 60 ओम दे दिया। क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द करंट। आपसे करंट निकालने को बोल रहा है बच्चों। क्या निकालने को बोल रहा है? करंट। क्या निकाल लोगे ओम्स लॉ लगाकर? बिल्कुल निकाल लेंगे, ठीक है। तो ओम्स लॉ लगाओगे V बराबर IR, लेकिन इस बार बच्चा आपको I फाइंड आउट, इस बार आपको I फाइंड आउट करना है, R फाइंड आउट नहीं करना है। तो अगर आपको I फाइंड आउट करना है तो आपको I की टर्म्स में न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो R को डिवाइड होने के लिए नीचे ले जा लोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है, ठीक है। तो V की जगह पे कितना डालोगे? V की जगह पे 24 डालोगे, V की जगह पे 24 डालोगे, ठीक है। और R की जगह पे कितना डालोगे? R की जगह पे डालोगे 60, R की जगह पे डालोगे 60। जरा इसको मैं पहले 2 के टेबल से काट देता हूं। तो 12 जा 24 कट जाएगा, 30 जा कट जाएगा, 6 जा कट जाएगा और 15 जा कट जाएगा आपका, 3 से भी कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 कट जाएगा। तो ये 2/5 आ जाएगा बच्चा आपका। क्या आ जाएगा? 2/5। अब इसको भी क्या करना है? डिवाइड। अब ये बताओ 2 और 5 में से कौन डिवाइड के अंदर जाएगा? अगर आप ऊपर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझ चुके हो तो अब बताओ 2 और 5 में से कौन अंदर जाएगा डिवाइड में? 2 और 5 में से कौन जाएगा अंदर डिवाइड में? 2 जाएगा, है ना, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर है और नीचे है डिनोमिनेटर। तो डिवाइड का ये रूल होता है कि अंदर जाएगा न्यूमरेटर, यानी कि 2 को हम अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर को बच्चों हम बाहर रखेंगे। लेकिन अभी तो ये छोटा है, नंबर छोटा है, तो नंबर को बड़ा करने का तरीका ये है कि आपको 0 लगाना पड़ता है और पॉइंट लगाना पड़ता है। तो 0 और पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। तो ये बताओ 5 के टेबल में 20 कब आता है? 4 बार आता है। तो 5 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 20 हो जाएगा। और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? I इज इक्वल टू 0.4। और ये बताओ करंट की यूनिट क्या होती है? तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, इसलिए करंट की यूनिट यहाँ पे एम्पियर हो जाएगी और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो तरीका मालूम चल गया। ऐसे ही 2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो हर टॉपिक में मैं आपको 10 क्वेश्चन करा रहा हूं, तो इसमें भी कोशिश करूंगा कि 10 क्वेश्चन करा सकूं या 10 से ज्यादा ही कराऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे हम इसके। तो इनको जल्दी जल्दी नोट करो, फिर मैं 2 न्यूमेरिकल बच्चों और रेडी करता हूं आप लोगों के लिए। ओके बच्चों, तो मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए रेडी कराए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप 2 क्वेश्चन इसको कर लोगे फटाफट। तो एक बार पॉज करो और ट्राई करो, सिंपल है, ठीक है। तो आपके पेपर में आएंगे तो 2-2 मार्क्स में आ जाएंगे। ये ज्यादा वो टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल बताऊंगा कौन सा है। अभी फिलहाल आप ये 2 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी है, बहुत इजी। पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है। ट्राई कर लिया तो चेक करें कि क्या क्या निकल रहा है आप लोगों का आंसर और मेरा क्या आंसर निकलेगा। अगर सेम निकलेगा तो बधाई हो आपको, आपको करना आ गया। और जिसका गलत निकलेगा वो अपनी गलती पे ध्यान दे कि आपने कहां पे गलती करी है। तो क्वेश्चन ये है आर रेसिस्टेंस ऑफ 20 ओम, यानी कि आपको रेसिस्टेंस कितना दे दिया है? 20 ओम दे दिया है। उसके बाद आपसे बोला है हैज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। करंट कितना दिया है बच्चों? 2 एम्पियर दिया है। और आपसे बोला है पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। क्या निकालो? पोटेंशियल डिफरेंस। तो लगा दो ओम्स लॉ का फॉर्मूला। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों?
ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो अब फॉर्मूले को रोटेट करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि आपसे V पूछा है और V का फॉर्मूला तो पहले से ही बन रखा है ऑटोमेटिकली, बस आपको मल्टीप्लाई कराना है I और R की वैल्यू डालकर। तो V इज इक्वल टू आई कितना 2 दे रखा है, R कितना 20 दे रखा है, तो यहाँ पे V बराबर कितना हो गया 40 वोल्ट। तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर, ये हो गया बच्चों हमारा आंसर जिसका 40 वोल्ट लिखा हो जिसका 40 वोल्ट निकला हो आंसर, उसके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। और जिन्होंने गलती करी हो तो वो भी गलती को चेक कर ले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आप पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट, यानी कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया फिलहाल के लिए 20 वोल्ट दे दिया। अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कितना दे दिया 5 ओम, तो रेसिस्टेंस आपको 5 ओम दे रखा है। आपसे पूछा है व्हाट करंट इन द रेसिस्टेंस, व्हाट करंट इन द रेसिस्टेंस, आपसे करंट निकालने की बात कर रहे हैं बच्चों। तो लगा दो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होती है V बराबर आई आर होती है, तो I के टर्म्स में क्या बन जाएगा फॉर्मूला V अपॉन R बन जाएगा। तो V कितना है बच्चों, V है मेरे पास 20 और I कितना है मेरे पास, I है मेरे पास 5, तो 5 के टेबल में 20 कब आता है, डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, तो ये 4 एम्पियर मेरे पास आ गया करंट, ये 4 एम्पियर मेरे पास आ गया करंट। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को करेंगे सॉल्व। और इसी के साथ साथ ठीक है आते हैं अगले न्यूमेरिकल्स पर। तो मैं न्यूमेरिकल तैयार करता हूं आपके लिए, तो दो न्यूमेरिकल जरा और ट्राई करते हैं इसके, तो ये जल्दी जल्दी नोट करो, फिर दो न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 आ चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखो ऐसा है कि अभी तक के जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो है बच्चे टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी तक कराए हैं मैंने। अब आया है लेजेंडरी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कि बोर्ड लेवल पे रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो टेक्निकल होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसको करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है कभी कभी और पढ़ने में भी दिक्कत आ जाती है। तो इसी क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि हार्ड चीजों को जब सही तरीके से समझाया जाए तो वो और ज्यादा इजी लगती है, और इसी में तो मजा है, इसी में तो साइंस का मजा है, ठीक है। तो आते हैं टेक्निकल क्वेश्चन पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेरा फेवरेट, ठीक है। तो इसको कर देते हैं, इसको देते हैं 5 स्टार, इसको देते हैं जी 5 स्टार, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझना, बिल्कुल कान खोल के अच्छे से समझना, ठीक है। तो चलो देखो, सबसे पहले बोला है एन इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है भाई। हमारे पास एक प्रेस है, इस्त्री जो होती है, ठीक है। ड्रॉन अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर, ड्रॉन अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। एक मेरे पास प्रेस है जिसके अंदर 3.4 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम 220 वोल्टेज। जब वो 220 की सप्लाई पे लगा हुआ है तब उसमें 3.4 एम्पियर का करंट पैदा हो रहा है, यानी कि जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे पास एक प्रेस है, तो मैं यहाँ पे एक प्रेस बना देता हूँ। वैसे मेरी कोई ड्राइंग ज़्यादा काफ़ी अच्छी तो है नहीं, लेकिन जैसे ही बन जाए आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो इस प्रेस को मैंने 220 वोल्टेज से जोड़ा है। इस प्रेस को मैंने कितने वोल्टेज से जोड़ा है, 220 वोल्टेज से जोड़ा है, ठीक बात हो गई। इतनी बात तो क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, है ना। तो ये जो हमें करंट गिवन दे रही है बच्चों, ये जो हमें करंट गिवन दे रही है, ये दे रही है 3.4 एम्पियर का। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें जो 220 वोल्टेज जा रहा है, 220 वोल्टेज जा रहा है, तो उसकी वजह से करंट कितना पैदा हो रहा है, 3.4 एम्पियर करंट पैदा हो रहा है। ठीक बात है, समझ में आता है, बहुत बढ़िया बात है। आगे क्या बोला उसने, आगे बोला उसने व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉन, इसी इलेक्ट्रिक आयरन में कितना करंट होगा व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट पावर सप्लाई, व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट पावर सप्लाई। इसी वाली प्रेस में, अब यार पता नहीं सेम बनेगी कि नहीं बनेगी, चलो ट्राई करते हैं। इसी वाली प्रेस में, यानी कि केस नंबर 2 उसने मुझे बोल दिया, थोड़ी अच्छी वाली बन गई है तो, है ना। इसी प्रेस में जब हम 110 वोल्टेज देंगे तब हमारा करंट कितना होगा वो हमसे पूछ रहा है, तब हमारा करंट कितना होगा वो हमसे पूछ रहा है। तो दोबारा समझो बच्चों केस को। पहला क्वेश्चन उसने ये बोला कि हमारी एक प्रेस है और प्रेस में 220 वोल्टेज जा रहा है और उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है 3.4 एम्पियर। उसके बाद उसने बोला जब प्रेस में मैं 110 वोल्टेज दूंगा, कितना वोल्टेज दूंगा, 110 वोल्टेज दूंगा, तब करंट कितना होगा, तब करंट कितना होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको मान लेते हैं केस नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं केस नंबर फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं केस नंबर सेकंड। अब यहां पे करने का तरीका क्या होना चाहिए बच्चों, सोचो क्या तरीका होना चाहिए, दिमाग लगाओ, एक बार देख लो कंडीशन को, अच्छे से आ गया समझ में, कंडीशन देखो अच्छे से, ठीक है ना।
ठीक है ना। तो जरा ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। V अवेलेबल है यानी कि पोटेंशियल अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है 220 V आपको दे रखा है। I अवेलेबल है 3.4 I अवेलेबल है, ठीक है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला V बराबर IR होता है। पर मुझे अभी R निकालने को तो साफ सीधा नहीं कहा जो पुराने क्वेश्चनों में कह रहे थे। समझने वाली बात यह है, मुझे R निकालने को तो नहीं बोला। अभी तो 4 क्वेश्चन हमने ऐसे करे हैं कि कैलकुलेट द करंट, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस, कैलकुलेट द पोटेंशियल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करे हैं जिसमें साफ सीधा बोला हो। आप कैसे बोल रहे हो कि R ही निकालना है? कैसे बोल रहे हो आप R निकालना है? क्योंकि बच्चों R होता है कांस्टेंट, जो कभी भी बदलता नहीं है, जो कभी भी नहीं बदलता है। चाहे आप वैल्यूज बढ़ा दो, चाहे आप वैल्यूज घटा दो, वैल्यू को कम कर दो, वैल्यू को ज्यादा कर दो, ठीक है। आर में कभी भी चेंज नहीं आता है बच्चों। किसमें चेंज नहीं आता है? आर में। तो ये क्वेश्चन की टेक्निकलिटी ये है कि वोल्टेज दिया है, करंट दिया है। जब वोल्टेज 110 देंगे, जब वोल्टेज 110 देंगे, वोल्टेज कितना दिया है बच्चों? 220। तो करंट कितना पैदा हुआ? 3.4 एम्पियर। वोल्टेज जब 110 होगा तब करंट कितना होगा? अब कोई आधा मत बोल देना, ये फिर बेवकूफ बच्चों की निशानी होगी, ठीक है। ये फिर नालायक बच्चों की निशानी होगी। अगर चुभ रही है तो बिल्कुल सही, यहाँ पे चुभनी चाहिए क्योंकि मेहनत करनी है आपको और 10th में आपको बढ़िया से पास होना है, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि ऐसे थोड़ी ना होता है, पढ़ाई क्यों करें? तो मैं बोलूंगा कि क्या बोलते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा क्या कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, या तुम्हारे मम्मी पापा क्या करोड़पति हैं जो तुम पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है। इसका मतलब अगर तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो करोड़पति होते तो पढ़ाई नहीं करते, या तुम पढ़ाई तो तब भी करते, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि घर के हालातों से ही बच्चा पढ़ाई करेगा। चाहे गरीब है चाहे अमीर है, बच्चा पढ़ाई करेगा तो अपनी मर्जी से करेगा। तो यही बात है बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल डिसिप्लिन में रहकर, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहकर आपको चीजें करनी है। और यहाँ पे आपको ये समझना था, इस टेक्निकल क्वेश्चन में आपको ये समझना था, और पेपर में भी बहुत बार रिपीट होता है कि पहले केस में हम आर निकालेंगे क्योंकि आर कभी भी बदलता नहीं है, आर एप्लीकेशन का कभी नहीं बदलेगा। वो आर मैं यहाँ पे निकालूंगा, केस नंबर फर्स्ट में आर निकालूंगा, और जो केस नंबर फर्स्ट का जो आर है वो आर कहाँ डालूंगा? वो आर यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। और क्योंकि आर कभी बदलता नहीं है तो कंडीशन अगर आप चेंज करते हो लेकिन आर नहीं बदलेगा। कौन नहीं बदलेगा? आर। रेसिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा क्योंकि रेसिस्टेंस ओम्स लॉ में कांस्टेंट होता है। क्या बोलता है वो बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट अक्रॉस इट्स एंड। यही तो बोलता है ना वो। तो कहने का मतलब ये है, वी प्रोपोर्शनल आई लिखा था, फिर प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए आर डाला था जिसको कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? वी फर्स्ट कैलकुलेट आर, ठीक है। तो वी नो डेट आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। आर जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहाँ की जो आर की वैल्यू निकलेगी वो आर की वैल्यू हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, वो आर की वैल्यू हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम V बराबर आई आर लगाते हैं बच्चों, V बराबर आई आर। तो आर का फॉर्मूला बन जाएगा V अपॉन आई, आर का फॉर्मूला बन जाएगा V अपॉन आई। अब ये बता दो V कितना है? V कितना है? V है मेरे पास 220, पहले केस में 220 है मेरे पास, 220 है। और डिवाइड में क्या दिया है? डिवाइड में 3.4 दिया है। तो अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो आगे एक नंबर है, आगे अगर एक नंबर है, एक डिजिट है तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 0 और 3 4, ठीक है जी। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो चलो डिवाइड करना भी सिखाते हैं आपको। तो जब आप इससे डिवाइड करोगे बच्चों तो ये आ गया 2 2 0 0 और बाहर आ गया 34, ठीक है जी। तो ये बताइए 34 के टेबल में कैसे कैसे करें? 34 6 जा करके देखते हैं बच्चों। 34 6 जा तो यह आ जाएगा आपका 4 4 16 4 5 20 4 6 जा 24। 3 6 जा कितना होता है बच्चों बताओ? 3 6 जा कितना होता है? इतना तो टेबल आता होगा 18 है ना। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 20। तो ये आ गया बच्चा आपका 204। कितना आ गया? 204। अगर मैं 7 बारी में करता तो ये फिर ज्यादा आ जाता, अगर मैं 7 बारी में करता तो ये ज्यादा आ जाता। तो 6 4 जा 24 हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये 204 आ गया आपके पास। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 204 6 जा बारी में। तो 204 में से 20 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा? 16 बचेगा। और यहाँ पे एक क्या बोलते हैं आपके पास, एक मिनट, ये 16 बचेगा और आपके पास ये 0 आ जाएगा 160। अब 160 किसके टेबल में जाएगा बच्चों? 160 किसके टेबल में जाएगा? तो चेक कर लेते हैं एक बार 4 बारी में।
तो 34 4 जा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 4 2 है 4 3 जा 12 13, तो ये आ गया बच्चों 136। एक बार अगर 5 से करके देखें तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 16 17, ये 170 आ रहा है। तो बच्चों मुझे 4 यूज करना पड़ेगा यहाँ पे और ये आ जाएगा 136। डिवाइड करना आ रहा है ना, तो कैरी अगर मैं दूंगा ये 5 बन जाएगा, 10 बन जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये 24 आ जाएगा बच्चों। उसके बाद मैं पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, 240। तो 240 करने के लिए 7 लगाना पड़ेगा फिर, तो यार 34 और 7 जा कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 7 3 जा 21, 22 23, तो देखो ये आ गया 238। तो यहाँ पे 238 डालूंगा, दोबारा 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इतना आंसर काफी है, 3-4 डिजिट निकालने आपने, इतना आंसर काफी होता है। इसका मतलब रेसिस्टेंस कितना निकल चुका है, 64.7 ओम निकल चुका है। कितना निकल चुका है, 64.7 ओम। मैंने आपको कैलकुलेशन भी सिखा दी है, कि किस तरीके से आपको डिवाइड करना है बच्चों, ठीक है। तो जिस बच्चों को डिवाइड ना आता हो ठीक तरीके से, उसको भी यहाँ पे डिवाइड मैंने सिखा दिया है। चलो अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू दे दी 64.7। अब इस रेसिस्टेंस की वैल्यू हम इस वाले फॉर्मूले में यूज करेंगे। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है, तो V बराबर आई आर, तो I बराबर क्या हो गया, V अपॉन आर। V कितना दे रखा है, कितना कनेक्ट करा है सेकंड केस में, 110 वोल्ट कनेक्ट करा है। रेसिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता, आप कंडीशन चेंज कर दो पर रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा। रेसिस्टेंस जितना फर्स्ट केस में था, रेसिस्टेंस दूसरे केस में भी उतना ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको R की वैल्यू 64.7 ही डालनी पड़ेगी, जो आपने यहां से निकाली है, ठीक है। उसके बाद आप पॉइंट हटाओगे बच्चों, ये हो जाएगा 1100, 1100 हो जाएगा और ये 647 हो जाएगा। ध्यान से देखा जाए तो अगर 600 का डबल करूंगा तो 1200 आ जाएगा, लेकिन ये तो 1100 है बच्चों। इसका मतलब 1 जा कटेगा, ये कितने जा कटेगा, 1 जा कटेगा। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 1100 और 647, 1 जा काटूंगा तो ये आ जाएगा 647, ठीक है। तो ये हटाता हूं तो ये 11 बन जाएगा, फिर ये 10 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 4 5 6 7 8 9, ये 5 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर पॉइंट लगाऊंगा तो बच्चों ये 0, 4530 हो जाएगा। तो 647 अगर 7 जा करके देखो तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 3 21, 7 4 जा 28, ठीक है। 28 में 4 जोड़ूंगा तो बच्चों 32 हो जाएगा, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 43 44 45। तो बच्चों ये देखो कितना आ रहा है, 4529। तो अगर मैं 7 जा करूं तो 4529 आ जाएगा, 1 बचेगा, फिर दोबारा से 0 0 बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब ऐसी वैल्यू आ जाती है, बड़ी वैल्यू को माइनस करके जब बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू आ जाती है और उसको बार बार बड़ा करना पड़े आपको पॉइंट लगाकर, तो वो मत करना, आंसर को वहीं पर ही छोड़ देना और आपका आंसर हो गया 1.7 एम्पियर। कितना हो गया बच्चों, 1.7 एम्पियर। तो मुझे उम्मीद है कि डिटेल में आपको ये क्वेश्चन आ चुका होगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन अब आपको ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको जल्दी जल्दी नोट करिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चों। ओके स्टूडेंट, तो आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो आप लोग ट्राई करेंगे पहले, ठीक है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अगर नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 जैसा, ठीक है। ट्राई कर लिया, पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है। तो अब मेरे से आप लोग आंसर मैच करना, अगर आपका आंसर निकल चुका होगा तो चलो चेक कर लेते हैं कि क्या क्या बोला गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल। कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी का या किसी भी चीज का। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, मतलब मैंने एक इलेक्ट्रिक हीटर को 60 वोल्टेज दिया है। कितना वोल्टेज दिया, 60 वोल्टेज। तो इलेक्ट्रिक हीटर की रिस्पेक्टफुल करते हुए, इलेक्ट्रिक हीटर लाल तरीके की कॉइल रखता है तो मैं लाल तरीके की कॉइल बना देता हूं। एक इलेक्ट्रिक हीटर है बच्चों जिसके अंदर पोटेंशियल कितना जा रहा है, मतलब V कितना जा रहा है बच्चों, V जा रहा है 60 वोल्ट। कितना जा रहा है, 60 वोल्ट। उसकी वजह से जो वो करंट दे रहा है, उसकी वजह से वो करंट दे रहा है, व्हेन इट इज ड्रॉन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, उसकी वजह से वो करंट दे रहा है 4 एम्पियर, ठीक है। बात पल्ले पड़ी। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसमें हम वोल्टेज 60 वोल्ट दे रहे हैं और वो करंट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो करंट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 4 एम्पियर। फिर क्या बोला, फिर ये बोला कि उसी इलेक्ट्रिक हीटर को अगर 60 वोल्टेज ना देकर
120 वोल्टेज दिया जाए, कितना वोल्टेज दिया जाए, 120 वोल्टेज दिया जाए, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोल सकते हो कि ये केस नंबर फर्स्ट है खुशी खुशी, ठीक है, और ये बोल सकते हो कि ये केस नंबर सेकंड है खुशी खुशी। तो ये बताओ जी, आपको आया समझ में क्वेश्चन की टेक्निकलिटी कि कैसे कैसे करना है, आ गया समझ में। तो चलो ये बताओ कि क्या चीज कांस्टेंट रहती है। मैंने जो फिफ्थ क्वेश्चन में समझाया था वही है, क्या चीज कांस्टेंट रहती है, जो कंडीशन बदलने पे बदलती नहीं है, तो वो कांस्टेंट रहता है। आर कौन कांस्टेंट रहता है, आर कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आर फाइंड आउट करूंगा। वी नो डेट कि आर की जो वैल्यू होती है, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये तो हमको मालूम है कि आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है। फिर इसी आर की वैल्यू जो मैंने केस नंबर फर्स्ट में निकालूंगा, वही आर की वैल्यू मैं यहां पे डाल के करंट निकाल लूंगा, ठीक है। तो आसान हो रहा है ना क्वेश्चन। तो यहां पे मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा, V बराबर आई आर, तो आर का फॉर्मूला बन जाएगा V अपॉन आई, और V की वैल्यू में डाल दूंगा 60, करंट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। चलो बच्चों डिवाइड करें जरा, आप भी डिवाइड करें, हम भी डिवाइड करें, जरा देखते हैं कि किस तरीके से डिवीजन करते हैं आप लोग। 60 और ये 40 है बच्चों, तो 4 बन जा 4 5 6, ये 20 बच जाएगा बच्चों। तो कहने का मतलब ये है 4 के टेबल में 20 कब आता है, तो 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। तो यहाँ पे मेरे पास रेसिस्टेंस आ जाएगा 15 ओम बच्चों। कितना ओम आ जाएगा, 15 ओम। रेसिस्टेंस 15 ओम आ गया, जो यहाँ पे भी चलेगा और वहां पे भी चलेगा, दोनों तरफ यूज होगा। तो यहाँ पे मैं करंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा ओम्स लॉ का, V बराबर आई आर। करंट के लिए क्या हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा, करंट के लिए V अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। V कितना दे रखा है केस नंबर सेकंड में, 120, ठीक है। लेकिन मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ। अगर मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा, रेसिस्टेंस यही रहेगा बच्चों, 15 ही रहेगा। तो चलो काट देते हैं इसे फटाफट। तो चलो काटते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और ये कट जाएगा, ये 5 4 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। और कर सकता है क्या, तो और कर सकता है, ये आ जाएगा 24 के उसमें, हाँ ठीक है। तो ये 8 आ जाएगा बच्चों आपका, 8 एम्पियर। 3 8 जा 24 कट जाएगा, तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, तो ये आ जाएगा आपका 8 एम्पियर। कितना आ जाएगा बच्चों, 8 एम्पियर। तो आया समझ में, क्वेश्चन आ गया अच्छे से समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। तो चलो बच्चों देखो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और ये 2 लेवल के क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं आपको, ये ज्यादातर पेपर में रिपीट होते हैं। और इसी के साथ साथ हम अभी क्वेश्चन करेंगे और, ठीक है। लेकिन अब जो क्वेश्चन करेंगे वो थोड़े ग्राफ के करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ के क्वेश्चन कैसे करने हैं वो आपको सिखाता हूं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसे नोट करिए, उसके बाद कुछ ग्राफ के क्वेश्चन भी करते हैं बच्चों, ओके बच्चों। तो ये है कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए रेडी करे हैं। और मुझे बताया कि आप लोगों ने पहले कभी ग्राफिकल क्वेश्चन ट्राई नहीं करे होंगे, ठीक है। मैथ्स में करे होंगे, लेकिन मैथ्स में ऐसा है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल करते रहते हो, कट करते रहते हो, इंटरसेक्शन करते रहते हो, इंटरसेप्शन करते रहते हो, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वहां पे इतना टेक्निकल नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा है, मैं समझा देता हूं आपको क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, चाहे नीचे कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसी का तो बताओगे कि क्या पूछा गया है जी। तो यहाँ पे है अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेसिस्टेंस एंड टेम्परेचर, मतलब आपको रेसिस्टेंस और टेम्परेचर को कम से ज्यादा में अरेंज करना है। पहले कम रखना है, फिर उससे कम, उससे थोड़ा ज्यादा रखना है, फिर उससे ज्यादा रखना है, कम से ज्यादा अरेंजमेंट करना है। यहाँ पर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकता था, फिर पहले बड़े को रखते फिर छोटे को रखते। तो यहाँ पे शब्दों का खेल है, शब्दों को ध्यान से समझना है। अभी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है, पेपर में डिक्रीजिंग आ गया तो वो भी आपको बता दूंगा, और वो आप कर भी लोगे, ठीक है। तो चलो पहले टेक्निकल वे में समझ लेता हूँ, और एक शॉर्टकट भी बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आप पहचान सकते हो, किस तरीके से आप शॉर्टकट ले सकते हो। देखो, आपसे बोला गया है कि आप हमें बताइए रेसिस्टेंस और कोई टेम्परेचर वाले क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ये दिए हैं कि सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, और उससे भी कम कौन है। तो बताओ R1 R2 और R3 में से सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है। ऐसा करता हूं, सबसे पहले ट्रिक बता देता हूं। आप ये देखो कि जो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे मैंने लाइन ड्रॉ करी है, एक एक्स एक्सिस पे करी है, एक वाई एक्सिस पे करी है,
तो किस जगह पर वोल्टेज है, किस जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस है, किस जगह पे करंट है। तो इस जगह पे करंट है और इस जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस के जो सबसे पास वाली लाइन होगी वो सबसे ज्यादा होगी। पोटेंशियल डिफरेंस में जो सबसे पास वाली लाइन होगी उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस से जो वो लाइन दूर जा रही होगी उसका थोड़ा कम होगा और बिल्कुल कम। समझ में आया, समझ में आया। तो यहां पे अगर मैं डिक्रीजिंग लिख दूं तो चल जाएगा। इंक्रीजिंग कम पूछते हैं, डिक्रीजिंग पूछते हैं। इंक्रीजिंग भी बता दूंगा, इंक्रीजिंग भी बता दूंगा। देखो वोल्टेज वाली लाइन के सबसे पहले पास कौन पड़ रहा है, सबसे पहले जो पास पड़ रहा है वो पड़ रहा है R3, तो R3 सबसे ज्यादा है, R3 सबसे ज्यादा है। दूर कौन पड़ रहा है, R1 सबसे कम है, लेकिन R2 तो थोड़ा पास ही है ना, इसका मतलब R3 की वैल्यू सबसे ज्यादा, ठीक है, 3 टिक मार दी मैंने। उसके बाद R2 की वैल्यू उससे कम और R1 की वैल्यू सबसे कम। तो यहाँ पे R3 की वैल्यू सबसे ज्यादा, R2 की उससे कम और R1 की सबसे कम। यह है डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर करना चाहते थे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग है, लेकिन क्वेश्चन में अगर इंक्रीजिंग बोल देता तो इसी चीज को उल्टा कर देना बस, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा। आया समझ में तरीका समझ में आया। अब ऐसा नहीं कि V हमेशा नीचे ही मिलेगा, V ऊपर नीचे कहीं पे भी मिल सकता है। जैसे V अभी यहाँ पे मिल गया आपको, तो अब बताओ आप कौन ज्यादा है। V के पास कौन है, V के पास कौन सा रेसिस्टेंस है पहले, R1, तो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, R2 की वैल्यू थोड़ी कम और R3 की वैल्यू सबसे कम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। ये हो गया जी डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये हो गया जी डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप उल्टा कर देना, R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर क्वेश्चन में पूछा गया तो वैसा मैंने तरीका आपको बता दिया है। अब मुझे लगता नहीं कि आपको बताना चाहिए, तो जल्दी जल्दी पॉज करो और अपनी कॉपी में नोट करो और जल्दी जल्दी आप खुद से करो, फिर मैं फटाफट करा दूंगा। जल्दी जल्दी खुद से करो, 2 मैंने समझा दिए, बाकी 4 आप ट्राई करो, ठीक है। ओके चलो देखते हैं आपने कैसे करा। तो V यहां पर है और V के पास कौन है, T2, इसका मतलब T2 ज्यादा है और T1 कम है। इसका उल्टा कर दोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। यहां पे आ जाओ, V किसके पास है, R2 के पास है, इसका मतलब R2 की वैल्यू ज्यादा, R3 की वैल्यू कम और R1 की वैल्यू सबसे कम, ठीक है। V कहां पर है, यहां पर है, तो कौन ज्यादा है अभी, T1 की T2, T1 ज्यादा है, तो T1 ज्यादा है और T2 कम है। T1 टेम्परेचर ज्यादा है और T2 टेम्परेचर कम है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये V है और ये I है, तो यहाँ पर R1 सबसे ज्यादा, R2 R3 सबसे कम और R2 सबसे कम। तो इस तरीके से बच्चों हम ग्राफ को करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में कुछ ना कुछ टेक्निकलिटी भटक रही होगी कि चलो हमें ट्रिक तो समझ में आ गई है और ट्रिक 100% एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर कॉन्सेप्ट भी तो समझना है बच्चों ग्राफ का। तो जब तक ग्राफ का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो कैसे कर पाओगे, ग्राफ का कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो अब मैं आपको सिखाता हूं कि मैंने ये ट्रिक कैसे बनाई और कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको सिखाता हूं। तो चलो सबसे पहले आप इन सब चीजों को नोट कर लो, आपके आंसर मैच हो गए होंगे तो बहुत बढ़िया, और नहीं होंगे तो आपको सीखने की जरूरत है अभी। तो चलो एक ग्राफ को देखते हैं और उस ग्राफ को टेक्निकल वे में चेक करते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज चेक करते हैं। चलो देखो मेरे पास एक ग्राफ है, ये हो गया जी ग्राफ। जरूरी नहीं है कि V हमेशा नीचे लो, V कहीं पे भी हो सकता है, ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3, ठीक है। अब मैं कॉन्सेप्ट वाइज समझा रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या जानते हो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या जानते हो, V बराबर IR जानते हो, V बराबर IR जानता हूं। तो बच्चों देखो ऐसा है कि किसी भी चीज को देखने के लिए और समझने के लिए आपको इन तीनों में से किसी एक को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। R को तो चेक करना है, उसको तो कांस्टेंट ले नहीं सकते, या तो आपको V को चेंज नहीं करना है या तो आपको I को चेंज नहीं करना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप V को कांस्टेंट लेना चाहते हो, V को नहीं बदलना देना चाहते हो, कि I को ना बदलना देना चाहते हो। बताओ V को नहीं बदलना है कि I को नहीं बदलना है,
तो यहां पे ऐसा करते हैं, यहां पे ऐसा करते हैं, मैं v को फिक्स मान लेता हूं बच्चों। यहां पे ऐसा करते हैं, मैं v को फिक्स मान लेता हूं कि v की वैल्यू ये है बस। v को मैंने कांस्टेंट मान लिया, v को मैंने फिक्स ले लिया बच्चों, v नहीं बदलेगा। v मैंने कांस्टेंट ले लिया, v नहीं बदलेगा। इसका मतलब चक्कर किसके बीच में देखना है? चक्कर देखना है i के बीच में और r के बीच में। ये हो गया पिक्चर से बाहर। और जरूरी नहीं है बच्चों, जरूरी नहीं है मेरे तरीके से करो, आप v और r के बीच में देख लो, करंट को कांस्टेंट ले लो, वो भी करा दूंगा। चलो इसी में करा दूंगा। अभी पहले एक तरीके से समझ लो, फिर दूसरे तरीके से भी समझ लेंगे, ठीक है? दोनों तरीके से समझा दूंगा आपको, v के टर्म्स में भी सिखा दूंगा, i के टर्म्स में भी। तो पहले हम सीख रहे हैं कि v को कांस्टेंट रख के कैसे करेंगे, और दोनों का आंसर सेम ही आएगा बच्चों, दोनों का आंसर सेम आएगा। चलो देखो कैसे होगा। इसका मतलब i और r के टर्म्स में देखना है, v तो कांस्टेंट हो गया, तो i और r एक दूसरे के साथ साथ है, लेकिन अभी मुझे इनको इक्वल टू में लाना पड़ेगा। बिना इक्वल टू में लाए बात नहीं बनेगी। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं r को नीचे ले जा लेता हूं, या तो i को नीचे ले जाता हूं, मर्जी आपकी। तो मैं ऐसा करता हूं, r को नीचे ले जा लेता हूं, तो ये हो जाएगा v अपॉन r इज इक्वल टू i। अब ये है सामने सीधा और ये तो डिवाइड में है, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऐसे कंडीशन को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कहने का मतलब यह है कि मैं बढ़ूंगा तो ये कम होगा, मैं घटूंगा तो ये ज्यादा होगा। अगर इसकी वैल्यू बढ़ी तो ये कम, अगर इसकी वैल्यू कम हो गई तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? ये ज्यादा तो ये कम, अगर ये ज्यादा तो ये कम, तो उसे बोलते हैं जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन। चलो जी देखो, ग्राफ में कांस्टेंट मान लिया। अब जहां तक आपने कांस्टेंट ऐसे माना है, आप आगे तक मान सकते थे, लेकिन मैंने यहां तक माना है, तो मैं ऊपर एक ऐसे लाइन खींच देता हूं, सीधी सीधी। ऐसे मैंने ये लाइन खींच दी बच्चों, सीधी सीधी खींच दी। तो देखो आपको 3 तरीके के इंटरसेक्शन दिख रहे होंगे। R3 पे आपको यहां पे इंटरसेक्शन दिख रहा होगा, R2 पे आपको यहां पे इंटरसेक्शन दिख रहा होगा, और R1 पे आपको यहां पे इंटरसेक्शन दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? तो R3 को अगर मैं ऐसे जोड़ूं इधर, तो R3 के लिए मुझे, R3 लाइन के लिए मैं करंट मान लेता हूं I3। क्या मान लेता हूं? I3। करंट इतना है, करंट की वैल्यू इतनी है, ठीक है? इधर वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? देखो इस पॉइंट पे वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? वैल्यू बढ़ गई करंट की। तो यहां पे मान लेता हूं R2 के लिए I2 मान लेता हूं, मर्जी है, मानो या ना मानो, ठीक है? और ये तो वैल्यू और बढ़ गई, तो ये I हो गया, I1। चलो चेक करते हैं। देखो देखो ध्यान से देखो, करंट की वैल्यू I3 पे कम की ज्यादा, R3 पर पॉइंट यहां पे इंटरसेक्शन हुआ है। जब मैंने इसको यहां पे जोड़ा तो मुझे करंट की वैल्यू ये मिली, जब मैंने पॉइंट इधर जोड़ा तो करंट की वैल्यू मुझे ये मिली, जब मैंने पॉइंट इधर जोड़ा तो करंट की वैल्यू मुझे ये मिली। तो सबसे ज्यादा करंट की वैल्यू किसकी कम है? I1 की कम है, I2 की कम है कि I3 की कम है? सबसे ज्यादा किसकी कम है? चलो ये भी छोड़ लो, मिटा दिया मैंने, अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो। सबसे ज्यादा I की वैल्यू किसकी कम है? इस वाले की कम है। इस वाले की किस इंटरसेक्शन पे कम है? R3 वाले इंटरसेक्शन पे कम है। और जैसा मैंने बोला था, I जितना कम होगा R उतना बढ़ेगा, I जितना कम R उतना ज्यादा। इनवर्सली चलता है ना, I की वैल्यू जितनी कम R उतना बढ़ेगा। इसका मतलब तीसरे वाले पॉइंट पर, R3 वाले पॉइंट पर करंट की वैल्यू सबसे कम है, इसलिए R3 सबसे ज्यादा है, इसलिए R3 सबसे ज्यादा है, R3 सबसे ज्यादा है। करंट की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है क्या? करंट की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है। किस इंटरसेक्शन में बड़ी है? R2 वाली इंटरसेक्शन पे बड़ी है। इसका मतलब थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई करंट रेसिस्टेंस की, थोड़ी सी वैल्यू कम हो गई है, थोड़ी सी वैल्यू कम हो गई। करंट बढ़ गया, करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है तो R कम होगा ना। करंट सबसे ज्यादा हो गया, करंट सबसे ज्यादा हो गया, R1 पे सबसे ज्यादा हो गया करंट। अगर R1 पे सबसे ज्यादा करंट हो गया तो आपका R1 सबसे कम है, आपका R1 सबसे कम है, R1 सबसे कम है। तो ये है जी कम ज्यादा ज्यादा, तो ये है जी डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते तो आप उल्टा कर देते, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते तो उल्टा कर देते। तो ये है बच्चों करने का तरीका, ये है बच्चों करने का तरीका। अब इसी चीज को देखो मैं ऐसे भी सिखा सकता था आपको, देखो दोबारा सुनो, इसी चीज को मैं ऐसे भी सिखा सकता था। V हो गया, I हो गया, दोबारा से ये R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, और ये आपका R3 हो गया, ठीक है ना। दोबारा से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
V बराबर आई आर, लेकिन इस बार ऐसा करता हूं करंट को मान लेता हूं कांस्टेंट, ठीक है। तो करंट को कांस्टेंट मान लेता हूं, तो करंट को मैंने कांस्टेंट मान लिया है, तो करंट को मैंने कांस्टेंट मान लिया, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना पड़ेगा बच्चों। तो ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल टू में पहले से ही है, तो करंट को अगर मैं कांस्टेंट मानूंगा, हटा दूंगा करंट को, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा बच्चों। कैसे आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब V जितना बढ़ेगा R उतना बढ़ेगा, V जितना बढ़ेगा R उतना बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उससे बोलते हैं। डिवाइड में आएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे में आएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। I का हटने का बता दिया, I क्यों हटा है? क्योंकि I को कांस्टेंट मान लिया है, I की वैल्यू को फिक्स मान लिया है, तो जिसकी वैल्यू फिक्स मान लेंगे उसको हटा देंगे। जैसे यहाँ पे V की वैल्यू को फिक्स मान लिया था, तो V को हटा दिया था, उस V की जगह पे 1 आ गया था, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐसे करा, इंटरसेक्शन आपको एक यहाँ पे मिला, तो एक V की वैल्यू आपको यहाँ पे मिली, इंटरसेक्शन एक आपको यहाँ पे मिला, एक V की वैल्यू आपको यहाँ पे मिली, ठीक है। इंटरसेक्शन आपको यहाँ पे मिला, तो एक V की वैल्यू आपको यहाँ पे मिली, और यहाँ पे रिलेशन क्या है? V इज इक्वल टू आई आर, तो V प्रोपोर्शनल R, V प्रोपोर्शनल R। V किसका ज्यादा? सबसे ज्यादा किसका V? बताओ। सबसे ज्यादा कौन से पॉइंट पे आपको V मिला है? सबसे ज्यादा पॉइंट पे आपको R3 पे मिला है, तो जितना V बढ़ेगा उतना R भी बढ़ेगा। तो V सबसे ज्यादा किस पे मिला है? R3 पे, तो R3 सबसे ज्यादा। थोड़ा सा कम किस पे मिला है? R2 पर, तो R2 कम हो गया। सबसे कम किस पे मिला है? R1 पर, तो R1 और कम हो गया। तो देखो दोनों का आंसर सेम है, R3 R2 R1, वो भी R3 R2 R1। तो ये है बच्चों कॉन्सेप्ट करने का। आप I को भी कांस्टेंट मान के कर सकते हो, आप V को भी कांस्टेंट मान के कर सकते हो, बस आपको करने का नॉलेज होनी चाहिए। और कभी भी देखो ऐसा है, कभी भी ऐसा है कि 1 मार्क्स में ही आता है, ज्यादातर ग्राफ जो है वो 1 मार्क्स में ही आता है, तो आप ट्रिक लगा के कर सकते हो, आपको रीजन नहीं बताना होता। हाँ, अगर ग्राफ कभी 2 मार्क्स का आ गया तो आपको रीजन बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप दोबारा मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो अभी के लिए जो है वो इतना ही है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है बच्चों क्वेश्चंस की। अभी क्वेश्चंस और करने हैं, वो करेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन करो और इतने ही प्रैक्टिस करो, और इसमें जो डाउट हो वो मेरे से पूछ लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ओके, थैंक यू।